अनुपम जी आपके पास आ जाऊं, या आप कहिए तो प्रोफेसर साहब इसको सेट कर देंगे। दोनों चीजें हो सकती है, मैं आपसे भी शुरू कर सकता हूँ, प्रोफेसर साहब से भी शुरू कर सकता हूँ। आप प्रोफेसर साहब से बेहद शुरू करिए। जी, क्योंकि प्रोफेसर साहब थोड़ा शिक्षक हैं तो वो हाँ, वो फ्रेम कर देंगे जी, और टर्म्स ऑफ फिर उसको डिस्कशन। बात को जी। प्रोफेसर अरुण कुमार साहब स्वागत है भाई साहब आपका। सबसे पहले भाई साहब थोड़ा एक चीज ये हम सब लोगों को बता दें, मोनेटाइजेशन से आने वाली इकोनॉमी पर क्या फर्क पड़ेगा, खास करके महंगाई, बेरोजगारी, क्योंकि वो सब ठीक है, यहाँ से पैसा आएगा, वहां जाएगा, इसमें लगेगा, उसमें। मैं एज अ सिटीजन, मेरे गांव में जो लड़का रहता है, मेरा जो जो घर में जो काम करती है, उसकी बेरोजगारी, उसकी महंगाई पे ये सब जो मोनेटाइजेशन हो रहा है, इसको थोड़ा ब्रीफली बता दीजिए, और इस पे क्या फर्क पड़ेगा ये थोड़ा सा बता दें अरुण भाई साहब। देखिए, जो ये मोनेटाइजेशन हो रहा है, उसका मतलब है कि कोई भी एसेट होता है उस पर एक रिटर्न आता है। तो हर साल आपको कुछ पैसा मिलता है उससे, तो उसको आप सिक्योरिटाइज कर रहे हैं। यानी कि जैसे कि अगर हर साल 10 रुपया आ रहा है और 10% आपका मुनाफा है, तो आपने मान लिया 100 रुपए की इसकी वैल्यू है, तो आपने 100 रुपए में इसको ले लिया। अगर वो 10 रुपए का 5 रुपए हो जाता है तो उसकी वैल्यू 50 रुपए हो जाएगी, तो आप 50 रुपए में उसको लेंगे। तो ये जो सिक्योरिटाइजेशन है, जिससे मतलब आप कह रहे हैं कि हम कितने दाम में कोई प्राइवेट सेक्टर वाला खरीद लेगा और उसको सुचारू रूप से चलाएगा, ये सरकार का कहना है। पर मेरा ये मानना है कि इस समय कई चीजें हैं इसके साथ जो जुड़ी हुई। सबसे पहले तो जब अर्थव्यवस्था डाउन है, तो उस समय जो आपका रिटर्न है वो भी डाउन होगा, और जब रिटर्न डाउन होगा तो फिर जिस दाम पे आप उसको बेचेंगे तो वो बहुत कम दाम होगा। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है बाल्को। जब प्राइवेटाइज किया गया था तो शुरू में उसका बहुत प्रॉफिट होता था, तो उसकी वैल्यूएशन 50,000 करोड़ रुपए होती थी। फिर उसका ये धीरे धीरे प्रॉफिट आपने कम कर दिया, 500 करोड़ कर दिया, तो 5,000 करोड़ रुपए का उसका वैल्यूएशन निकला। तो 50,000 करोड़ रुपए का एसेट आपने 5,000 करोड़ रुपए में दे दिया, तो पब्लिक का एक बड़ा लॉस हो गया। तो इसलिए मेरा मानना है कि इस समय जो भी ये करेंगे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, तो उसका दाम बहुत कम लगाया जाएगा, और बहुत सस्ते दाम में जो इनके फेवरेट जो बिजनेसमैन हैं उनके हाथ में ये एसेट्स थमा दिए जाएंगे। अब हमको ये भी पता है कि बात ट्रांसपेरेंसी की आती है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है, पर सबको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से किए जाते हैं, किस तरह से मैनिपुलेशन होता है, और जो फेवरेट होते हैं उनको किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते हैं। तो जैसे कि पिछले दिनों देखा गया कि कोई अगर एसेट ट्रांसफर करना है तो ईडी की रेड करा दीजिए। ईडी की रेड कराने के बाद मैसेज अपने आप चला जाएगा, वो फिर सस्ते दाम पे वो एसेट बेच देगा। तो इस तरह से भी हो जाता है। तो जो पब्लिक है उसका ये नुकसान होगा कि जो एसेट है उसकी वैल्यू उसको सही नहीं मिलेगी। और जब रूस में भी ये देखा गया था कि क्लेप्टोक्रेट्स को बहुत ही सस्ते दाम पे बहुत सारे एसेट्स मिल गए थे जब सोवियत यूनियन टूट रहा था। अब इसके साथ जुड़ी है बात की पब्लिक सेक्टर का रोल क्या है। तो एक तरह से ये कहा जाए तो ये पीपीपी मोड है कि पब्लिक सेक्टर का तो एसेट रहेगा लेकिन प्राइवेट सेक्टर उस पर प्रॉफिट कमाएगा। तो पीपीपी मॉडल जो इस्तेमाल हुआ था उसमें यही समस्या थी कि जो सारा रिस्क था वो पब्लिक सेक्टर ले रहा था और सारा जो प्रॉफिट है वो प्राइवेट सेक्टर ले रहा है। तो इसलिए ये पीपीपी मॉडल भी नहीं चला। पीपीपी मॉडल की बात बंद हो गई 2010-11 के बाद। और अगर देखें तो वैसे तो अर्थव्यवस्था ही पीपीपी मोड पे चल रही थी, क्योंकि 1944 में जो फ्रैंक ठाकुरदास कमेटी थी जो कांग्रेस पार्टी ने सेटअप की थी, जिसमें बिरला और बड़े बड़े लोग जो है उसके सदस्य थे, तो उन्होंने कहा था कि प्राइवेट सेक्टर के पास कैपिटल नहीं है, तो हमें एक बहुत बड़ा पब्लिक सेक्टर चाहिएगा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करके देगा, जिसके आधार पे हमारा प्राइवेट सेक्टर चलेगा। तो जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई 1948 में और 1958 में, तो उसमें यही हुआ कि एक बहुत बड़ा पब्लिक सेक्टर चाहिए। अच्छा, पब्लिक सेक्टर की जरूरत तो ये भी होती है कि बहुत सारा जो मार्केट होता है वो फेल कर जाता है। तो जैसे कि शिक्षा का क्षेत्र है, स्वास्थ्य का क्षेत्र है, वहां पे मार्केट फेल कर जाता है, तो गरीब आदमी मार्केट से ना शिक्षा ले पाता है, ना स्वास्थ्य की व्यवस्था कर पाता है। तो वहां पे पब्लिक सेक्टर का होना भी जरूरी है। उसी तरह जैसे कि जो पब्लिक गुड्स होते हैं, जैसे कि डिफेंस है, बाकी और क्षेत्र हैं, वहां पे भी जो पब्लिक सेक्टर का होना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें होती हैं जहाँ पे पब्लिक सेक्टर का रोल होता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर नहीं कर पाता है। और खासकर पैंडेमिक में तो ये देखा गया कि प्राइवेट सेक्टर जगह जगह फेल कर गया। जैसे कि हेल्थ सेक्टर में पब्लिक सेक्टर पे निर्भर होना पड़ा, उसी तरह जो ट्रांसपोर्टेशन के सेक्टर में लोगों को रेलवेज पे निर्भर करना पड़ा, विदेशों से लाना था तो एयर इंडिया लेके आया। तो जगह जगह जो अभी समस्या है वो ये कि प्राइवेट सेक्टर नहीं इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि उसका जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो गिर गया है।
और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जब गिर जाता है तो इन्वेस्टमेंट गिर जाता है। तो हमने देखा था कि 2012-13 में जो इन्वेस्टमेंट का रेट था अर्थव्यवस्था में वो करीब 36.5% था और वो गिर गया 30% के आसपास पैंडेमिक के पहले ही, और पैंडेमिक के बाद तो और भी ज्यादा गिर गया। अच्छा, अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो इन्वेस्टमेंट नहीं होने से ग्रोथ कम हो जाती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कम हो जाता है, लोगों को रोजगार बनना कम हो जाता है। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट तो बढ़ाना बहुत जरूरी है। लेकिन क्या ये मोनेटाइजेशन इन्वेस्टमेंट बढ़ा पाएगा? सरकार कह रही है कि हम यहाँ से पैसा उठा के किसी और एसेट में डाल देंगे, पर वो तो नेट आपने कुछ बेच दिया और कुछ खरीद दिया तो आपका तो नेट इन्वेस्टमेंट बढ़ा नहीं। उसी तरह प्राइवेट सेक्टर है जो खरीदेगा इसको, क्योंकि आप बहुत सस्ते दामों पे देंगे तो प्राइवेट सेक्टर आएगा इसको खरीदने के लिए सस्ते दामों पे, तो क्या उनका नेट में बढ़ेगा? वो जहां इन्वेस्ट करने वाले थे वहां इन्वेस्ट न करके इसमें डाल देंगे पैसा, तो ना तो प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा इस तौर तरीके से, ना पब्लिक सेक्टर का। और उसकी वजह यह है कि डिमांड जब कम होती है तो इन्वेस्टमेंट करके आप क्या करेंगे? तो डिमांड बढ़ाना ज्यादा जरूरी है। ये जो नीति है ये सप्लाई साइड नीति है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि हम जब कंसेशन देंगे तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, पर जब तक डिमांड नहीं होगी तो वो कामयाब नहीं होगी। तो जो असली में करना चाहिए कि गरीब आदमी के हाथ में और मिडिल क्लास में जहाँ पे नौकरी चली गई उनके हाथ में पैसा देके डिमांड जनरेट करना चाहिए, जिससे कि फिर प्राइवेट सेक्टर अपने आप इन्वेस्टमेंट करने लगे। तो ये जो मैक्रो लेवल पे और माइक्रो लेवल पे दोनों पे मेरा मानना है कि ये सही समय नहीं है ये सब करने के लिए। अभी तो हमें डिमांड साइड पे ध्यान देना चाहिए। और जैसे कि आपने कहा कि एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगा, क्योंकि जब प्राइवेट सेक्टर जब आएगा तो जो एक पब्लिक सेक्टर का रोल था आइडियल एम्प्लॉयर का, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का, सही वेज देने का, वो सारा खत्म हो जाएगा। फिर दूसरा एक पब्लिक सेक्टर का रोल होता है कि प्राइसेस ना बढ़े। जैसे कि मदर डेयरी है, आपके घर के पास मदर डेयरी ये होते जब जो प्राइवेट जो सेलर है वो बहुत ज्यादा प्राइस नहीं बढ़ा सकता। जैसे कि एम्स में अगर आपकी हार्ट सर्जरी 2-3 लाख रुपए में होगी तो फिर अपोलो जो 15 लाख रुपए नहीं चार्ज कर पाएगा। तो एक पब्लिक सेक्टर का रोल रहा है कि प्राइसेस को कंट्रोल करने का। ये सारे जो रोल रहे हैं कि गरीब आदमी को सर्व करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, प्राइसेस कंट्रोल करना, मोनोपलीज को कंट्रोल करना, ये जो सारे रोल रहे हैं वो कमजोर पड़ जाएंगे। और इस समय खासकर पैंडेमिक के दौरान जो देखा गया कि हमें पब्लिक सेक्टर को और सुदृढ़ बनाना चाहिए, जिससे कि रिसोर्सेज सरकार के पास आए जो वो आगे खर्च कर सके, तो वो रोल भी कमजोर पड़ जाएगा। और ये तो मतलब बहुत ही परेशानी का विषय रहेगा कि आने वाले सालों में जो रिसोर्सेज पब्लिक सेक्टर के कम हो जाएंगे, सरकार के पास कम होंगे, तो फिर जो गरीब आदमी को कौन सुविधा प्रोवाइड करेगा। जी तो साहब आपके पास आ रहा हूँ, अरुण कुमार के पास साहब के पास। आज आपका लेख भी आया है और मैं उसको पढ़ा भी हूँ। आप वो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के ई श्रम पोर्टल की आपने बात किया है, वो कितना कारगर होगा? क्योंकि इससे पहले वाले कार्यक्रम में हरभजन सिंह सिद्धू साहब थे, वो कह रहे हैं कि सरकार का कहना है कि करीब 35 करोड़ हैं, वो उनका अंदाज है 50 करोड़ हैं। खैर ये फिगर्स की बात नहीं, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि जो ई पोर्टल एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर के मजदूर के लिए बनाया गया है, ये कितना प्रैक्टिकल है? क्योंकि वैक्सीन में आप खुद ही देख लीजिए, फिगर्स हैं सामने भाई, शहर के लोगों के मुकाबले गांव के कितने लोगों ने अपना वैक्सीन पोर्टल में जाके अपने को रजिस्टर किया। ये कागज पे ये सब ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डंडा लगा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप ये इसका क्यों नहीं कर रहे हैं लेबर वाला, इसलिए ये सब हो रहा है। तो अब प्रोफेसर साहब आपसे समझना चाहूंगा, ये ई श्रम पोर्टल शुरू हुआ बहुत अच्छा बात है, लेकिन ये कितना प्रैक्टिकल है कि इसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मजदूर कितना किस ढंग से आके अपने को वो कर पाएगा और कैसे होगा, ये जरा समझा दीजिए। देखिए आपने सही कहा कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद ही ये काम हुआ है, और ये अच्छा है कि ये सबको हम रजिस्टर करें, पर रजिस्टर तो तब कर पाएंगे जब उनके पास सुविधा होगी वो रजिस्टर करने की। तो इसमें ये प्रावधान है कि आपका आधार कार्ड होना चाहिए और आपके पास वो मोबाइल फोन होना चाहिए। लेकिन बहुत लोग हैं जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं जिनके पास ना आधार कार्ड है ना मोबाइल फोन है, और दोनों की जरूरत है, तो दोनों तो और भी कम लोगों के पास होंगे। तो इसलिए मेरा मानना है कि बहुत सारे लोग इसमें रजिस्टर नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात यह कि जो हमारा असंगठित क्षेत्र है उसका बहुत बड़ा हिस्सा माइक्रो यूनिट्स में होता है और कृषि में होता है। तो ये जो लोग होते हैं ये सबसे गरीब होते हैं, और इन्हीं को रजिस्टर करना सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन ये मुझे लगता है कि ये लोग ज्यादा रजिस्टर कर नहीं पाएंगे। और यहाँ पे जो एनजीओज हैं और ट्रेड यूनियंस हैं जो काम कर सकते हैं ये काम, उनको ये परमिशन नहीं दी गई है कि वो आके यहाँ पे रजिस्टर कर सके। तो यानी कि कुछ सेवा केंद्र बनाए जाएंगे, पर लेकिन वो सेवा केंद्र कितने कारगर होंगे, कितना वो रजिस्टर कर पाएंगे, ये भी देखने की बात है। दूसरी बात यह है कि इसमें आपने जो इंफॉर्मेशन मांगी है, जो मजदूर जो अपने को रजिस्टर करेगा, उसमें ये नहीं पूछा कि वो क्या काम करता है, कहाँ काम करता है।
क्योंकि अभी जो हमारा असंगठित क्षेत्र है वहां पे परेशानी ये है कि वहां पे बहुत बड़े तादाद में लोगों की नौकरी चली गई है। तो उनका जो स्किल सेट है, वो क्या स्किल सेट है, वो कहाँ पे काम कर सकते हैं, कहाँ पे हमें नौकरी प्रोवाइड करनी चाहिए, उसकी तरफ हमें ध्यान देना है। लेकिन उसके बारे में अगर आप इंफॉर्मेशन ही नहीं लेंगे तो आप उनको मदद भी नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात यह है कि जो अभी असंगठित क्षेत्र में जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो माइक्रो सेक्टर है, वहाँ पे परेशानी उनकी क्या होती है? परेशानी ये होती है कि उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं होती है, क्रेडिट नहीं होता है और उनकी मार्केटिंग नहीं होती है। तो क्या इसके जरिए आप जब कोऑपरेटिव्स बनाएंगे, जो कोऑपरेटिव्स इनको फिर क्रेडिट दे पाएंगे, जो इनको मार्केटिंग की सहूलियत दे पाएंगे और टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर पाएंगे अपने को अपग्रेड करने के लिए, इसका भी कोई अभी बात नहीं हुई है। तो मेरा मानना है कि ये बहुत ही अभी प्रिलिमिनरी स्टेज में है, अभी सिर्फ अनाउंस कर दिया गया है, लेकिन जो हमें अपने असंगठित क्षेत्र के लिए करना चाहिए वो अभी नहीं है। तो जैसे माइक्रो सेक्टर है, तो एमएसएमई का जो कंपोनेंट है माइक्रो सेक्टर, वो 99% यूनिट्स, यानी 6 करोड़ यूनिट्स माइक्रो यूनिट्स हैं जो असंगठित क्षेत्र में हैं, और स्मॉल और मीडियम सिर्फ 6 लाख है। तो ये नहीं होता क्या है हमारे देश में कि एमएसएमई के नाम पे जो पॉलिसी अनाउंस होती है वो स्मॉल और मीडियम तो ले जाता है लेकिन माइक्रो के पास नहीं पहुंचती है। तो हम माइक्रो के पास तक पॉलिसीज कौन सी बनाएं, उसके लिए सबसे पहली जरूरत है कि एमएसएमई से माइक्रो सेपरेट कर दें और स्मॉल और मीडियम को सेपरेट कर दें और माइक्रो के लिए हम पॉलिसीज बनाएं। अभी आत्मनिर्भर भारत में हमने तो डेफिनेशन ही चेंज कर दी, तो स्मॉल और मीडियम भी माइक्रो हो गया है। तो जो आप अगर करते भी हैं तो सारा का सारा माइक्रो की जगह स्मॉल और मीडियम जो है उसका बेनिफिट ले जाता है। और वहां पे भी क्योंकि स्मॉल में भी ये इस समय परेशानी है, तो स्मॉल वाले भी परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि हमें एक ओवरऑल पॉलिसी में रिवैम्प करना चाहिए। हमको ये सोचना चाहिए कि माइक्रो को हम कैसे बेनिफिट पहुंचाएं, असंगठित क्षेत्र के जो स्किल सेट है उसको कैसे इंप्रूव करें, और जो हम उनके जो मार्केटिंग और जो फाइनेंस की और जो टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम है उसको कैसे हल करें, कोऑपरेट वाइज कैसे उनको करें। फिर जो जीएसटी है जिसने उनको बड़ी बड़ी तरह से पीट दिया है, तो जीएसटी में हम कैसे रिफॉर्म करें जिससे कि माइक्रो और जो स्मॉल है उससे बाहर निकल पाए। तो उसके लिए मेरा बार बार कहना है पिछले 5 साल से कि हमको लास्ट पॉइंट टैक्स बना देना चाहिए जीएसटी को। अगर लास्ट पॉइंट टैक्स बना देंगे तो ये जो समस्याएं हैं माइक्रो सेक्टर की, स्मॉल सेक्टर की, वो खत्म हो जाएंगी। और जो अभी बेनिफिट मिल रहा है, जैसे कि मैं बार बार कोट करता हूं कि मिस्टर जगन्नाथन जो प्रेशर कुकर इंडस्ट्री के चेयरमैन हैं, वो उन्होंने 2018 में स्टेटमेंट दिया कि हम लोग बहुत खुश हैं, हम लोग 5 यूनिट जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के, हमारी डिमांड 24% बढ़ रही है, क्योंकि जो स्मॉल यूनिट्स हैं वो जीएसटी से कोप नहीं कर पा रहे, तो उनकी सारी डिमांड हमारी तरफ आ गई है, तो वो बंद हो रहे हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो एक समस्या है जहाँ पे कि आज ई कॉमर्स बहुत बढ़ रहा है, लेकिन जो नेबरहुड स्टोर है वो जो पिट रहा है, क्योंकि वहां से डिमांड शिफ्ट हो गई है ई कॉमर्स की तरफ, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ शिफ्ट हो गई है। तो जब तक अनऑर्गेनाइज सेक्टर को हम नहीं बेनिफिट देंगे तो ना एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, क्योंकि जैसे सुप्रिया जी ने कहा कि जो लार्ज स्केल सेक्टर है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी ज्यादा यूज करेगा, टेक्नोलॉजी भी यूज करेगा, और इस समय डिजिटाइजेशन की बात चल रही है, तो वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होगा। और जहां पे जो बंद हो गए कारखाने वगैरह, वहां पे एम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत ज्यादा है, तो वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। तो आज जब अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बहुत है, तो उसके चलते हुए ये कदम भी सही नहीं है कि हम इस तरह से डिजिटाइजेशन करें, इस तरह से प्राइवेटाइजेशन वगैरह करें और ये सारी चीजें करें। तो जो आपने पूछा कि ये जो पहल है वो अपने आप में सही है, लेकिन वो कैसे कार्यान्वित होगी, उसके क्या क्या कंपोनेंट है, उसका रोड मैप क्या होगा, वो अभी बिल्कुल क्लियर नहीं। अब आपसे एक चीज और जल्दी से, हाँ, ऐसा कहा जा रहा है कि पिछले कुछ वर्षों में तमाम पब्लिक सेक्टर सिक हुए और ये बताया गया कि खराब मैनेजमेंट के कारण या जानबूझकर। तो मुझे बार बार ये लगता है कि समस्या प्रबंधन की है, समस्या मैनेजमेंट की है, तो आप उसको ठीक करिए ना। अगर कोई एयर इंडिया के एमडी साहब अगर ताज में पूरा वो लेके सालों साल वहीं अपना घर निवास स्थान बना लेते हैं, तो समस्या वहां है। तो आप उसको थोड़ा ठीक करिए, बजाय बनस्पत इस पे कि एक लाइन में कह दीजिए कि नहीं नहीं ये इनएफिशिएंट है। मैं सेल के बारे में और मैं बहुत से मैं बात करूंगा बैंक की, कैसी कैसी जगह जाके बैंक खोले हैं भाई। अगर ये आज प्राइवेट सेक्टर होता, प्राइवेट सेक्टर कभी जाता ही नहीं। वो तो जब प्राइवेट सेक्टर के ऊपर ये हुआ, बैंक खोलने का प्रेशर पड़ा कि भाई आपको छोटे शहरों में भी जाना होगा, तब गए हैं। दे हैव नॉट गॉन बाय चॉइस। तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अगर बेईमानी है, भ्रष्टाचार है, कुप्रबंधन है, तो आप उसको ठीक करिए। कौन मना कर रहा है ठीक करने से? आपकी बात सही है, लेकिन मैं एक दो चीजें जरा साफ कर दूं जो अभी बात आई कि जैसे कि जोरी साहब ने सही कहा कि जर्मनी में बहुत सारा इनोवेशन होता है मिडिल कंपनीज में,
लेकिन वो कंपेरेबल नहीं है हमारे देश से, क्योंकि हमारे यहाँ R&D पे बहुत कम खर्चा है। हम जब R&D पे खर्चा नहीं करेंगे तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा नहीं, और जो स्मॉल और मीडियम कंपनियां हैं उनके पास तो और भी कम प्रॉफिट है वो कि R&D पे ज्यादा खर्च कर पाए। तो मेरा मानना है कि हमको ये कंपेयर नहीं करना चाहिए कि जर्मनी में अगर ऐसा हो रहा है तो हमारे यहाँ भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि वो सिचुएशन बिल्कुल फर्क है वहां पे जिस तरह की स्किल सेट है। और उन्होंने सही कहा, जबकि प्राइमरी एजुकेशन सही नहीं होगी तो फिर कैसे आगे चल के जो सडनली R&D हो जाएगा। तो इसलिए जब बहुत सारा इंडस्ट्री कहता है कि हमारे जो यंग लोग हैं, जो ग्रेजुएट्स हैं, वो अनएम्प्लॉयबल हैं, उनको ट्रेनिंग देना पड़ता है। और जैसे कि एनुअल सर्वे ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट बताती है कि 50% बच्चे जो स्कूलों में हैं गांव में, तो वो 5वीं जमात में दूसरी जमात की पढ़ाई नहीं कर पाते, लिखाई नहीं कर पाते, गणित नहीं कर पाते हैं, तो फिर वो 5वीं 8वीं जमात तक आते हुए ड्रॉप आउट कर जाते हैं। तो वो लोग तो गरीब रहेंगे ही अगले 50 साल तक, क्योंकि वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो आज हमें जूझना पड़ेगा और उन पर ध्यान देना पड़ेगा, और उनकी तरफ हम ध्यान कम दे रहे हैं। वो जौहरी साहब ने बिल्कुल सही कहा। दूसरी बात यह है कि जो ये बजट में पैसा आता है, वो चाहे आपका डिसइन्वेस्टमेंट से आए, वो चाहे आपका ये एसेट मोनेटाइजेशन से आए, तो एक पूल बन जाता है, वो फंजिबल है। वो आप उसको मतलब जो कैपिटल में डाल सकते हैं, उसको आप जो वो रेवेन्यू में डाल सकते हैं, वो आपकी मर्जी है कि वो कहाँ पे आप डालें। तो जब तक वो सेस नहीं है, सेस को तो आप टारगेट कर सकते हैं कि ये पैसा आपने सेस से उठाया, ये इसी काम के लिए है, पर लेकिन जो जनरल में पैसा आता है वो कहीं भी जा सकता है। अब सवाल उठता है कि जैसे मैंने शुरू में कहा कि क्या ये मोनेटाइजेशन ऑफ एसेट्स करके आप अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा लेंगे। तो मैंने जैसे बताया कि जो सरकार अपना अगर 100 रुपए का एसेट बेच रही है और 100 रुपए का एसेट क्रिएट कर रही है, तो वहां तो कोई नया एसेट क्रिएशन हुआ नहीं। और जो प्राइवेट सेक्टर है उसने जो 100 रुपए का एसेट खरीदा, तो आज की जो स्थिति में वो कहीं से अपना 100 रुपए जहां पे वो उसका पड़ा है वहां से निकाल के यहाँ डालेगा, तो वहां पे भी जो कोई नेट में इंक्रीज नहीं है। और नेट में इंक्रीज होगा नहीं जब तक कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नहीं बढ़ेगी। तो जैसे कहा जाता है कि अंडर यूटिलाइज्ड एसेट्स हैं इस समय, तो अंडर यूटिलाइज्ड एसेट ज्यादातर इसलिए होते हैं क्योंकि डिमांड नहीं है। तो आप डिमांड कैसे क्रिएट करेंगे उसके लिए, जब तक कि आप डिमांड साइड पॉलिसीज नहीं फॉलो करेंगे। तो इसलिए मेरा मानना है कि नेट में कोई इन्वेस्टमेंट इससे बढ़ने वाला नहीं है। ये मैं रिपीट करना इसलिए चाहता हूं क्योंकि जो शुरू में बात कही थी लेकिन वो बात शायद रह गई। अब आपने सही बात कही कि पब्लिक सेक्टर के जो सिकनेस है उसके लिए पब्लिक सेक्टर को ब्लेम किया जाता है, पर मेरा ये मानना है कि पब्लिक सेक्टर का जो रोल रहा है हमारी अर्थव्यवस्था में, उसके सोशल सर्विस का रोल बहुत बड़ा रहा है। जैसे कि उसने बैकवर्ड एरिया डेवलपमेंट किया, उसने जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम किया, आइडियल एम्प्लॉयर का काम किया, फिर जहां जहां जो गरीब लोग थे उनको कैसे सुविधाएं प्रोवाइड करें। और जौहरी साहब ने जैसे कहा क्रॉस सब्सिडी का एक मसला बहुत इंपॉर्टेंट रहा। प्राइवेट सेक्टर इनमें से कुछ नहीं करेगा। तो जब आप पब्लिक सेक्टर के एसेट प्राइवेट सेक्टर को हाथ में दे देंगे तो तुरंत उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये सोशल जो सेक्टर ऑब्लिगेशंस हैं उसको तो वो आगे करेगा नहीं। तो इसलिए ये कंपैरिजन ही गलत है कि हम कहें कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। लेकिन होता क्या है कि जैसे कि हमने 1991 में देखा, उस समय करीब 35 कंपनियां थी जिनके ना चेयरमैन थे पब्लिक सेक्टर के, ना मैनेजिंग डायरेक्टर थे, और इसीलिए वो कंपनियां सिक हो रही थी। तो अगर आप ये चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं एम्प्लॉय करेंगे तो फिर अपने आप वो कंपनियां जो प्रॉब्लम में आ जाएंगी। तो मेरा मानना है कि इंडिया में खासकर 1980s के दौरान जब हमने IMF वर्ल्ड बैंक का प्रोग्राम फॉलो करना शुरू किया, और फिर 1991 से तो पूरी तरह से IMF वर्ल्ड बैंक का प्रोग्राम हमने फॉलो किया, तो ये हुआ कि पब्लिक सेक्टर को मतलब एक तरह से खत्म करने की मंशा बना ली सरकार ने। आपने देखा जैसे कि आपने कहा जब ये प्राइवेट सेक्टर के टेलीफोनी कंपनीज आने लगी, तो उस समय जैसे दिल्ली में MTNL की हर हफ्ते ये खबर आती थी कि 1 किलोमीटर की लाइन चोरी हो गई, 5000 लाइनें डेड हो गई। और ये उसी दौरान हुआ जब और प्राइवेट सेक्टर बड़ी तेजी से आगे बढ़ने लगा। तो मेरा मानना है जानबूझ के प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर को डुबाता है, वहां पे करप्शन कराता है। तो मैं आपको बताऊं कि जैसे मैंने ऑल्टरनेट बजट बनाया 93 और 94 में, तो आई वाज लाइक द शैडो फाइनेंस मिनिस्टर, और अजीत सिंह जी ने हमारी मीटिंग में थे, वो इंडस्ट्री मिनिस्टर थे अंडर द VP सिंह गवर्नमेंट। तो अजीत सिंह ने कहा कि पब्लिक सेक्टर को भी एक राइट होना चाहिए कि वो ब्राइब ऑफर कर सके। नहीं तो उन्होंने कहा कि हमारे पास तो कॉन्ट्रैक्ट आते नहीं है, वो प्राइवेट सेक्टर कॉन्ट्रैक्ट ले जाता है। तो अजीत सिंह ने ओपनली मीटिंग में कहा, जहां पे कि 20 MPs थे हमारे मीटिंग में, उनके सामने कहा कि पब्लिक सेक्टर शुड ऑल्सो हैव द राइट टू ब्राइब। तो ये आप समझ सकते हैं कि पब्लिक सेक्टर का ऑपरेट करना ऐसी सिचुएशन में जहां पे प्राइवेट सेक्टर है कितना कठिन हो जाता है। आपने देखा कि जैसे एविएशन में जो स्लॉट थे, तो जो विजय माल्या थे वो उसकी कमिटी में थे, पार्लियामेंट्री कमिटी में। तो जो किंग फिशर की जो फ्लाइट थी वो एयर इंडिया की फ्लाइट से 10 मिनट पहले चलती थी,
तो ट्रैफिक उधर डाइवर्ट हो जाता था। तो तरह तरह से एयर इंडिया के प्लेन्स खरीद ला दिए इतने सारे जो जरूरत नहीं थी, तो फिर उनका कैपिटलाइजेशन ज्यादा हो गया। एनपीसीसी का 165 करोड़ 1987 में जो 165 करोड़ जो इराक से आना था वो हमने जो माफ कर दिया, और उसका बर्डन किस पे पड़ा? एनपीसीसी पे पड़ा, और एनपीसीसी फिर सुख हो गई। बीएचईएल ने प्लांट लगाया 500 मेगावाट का लिबिया में, उसको वो पैसा नहीं मिला और सरकार ने वो पैसा दिया नहीं, तो बीएचईएल के ऊपर बहुत बड़ा लोन आ गया। तो आप ये देखेंगे कि जानबूझ के क्या किया जाता है कि पब्लिक सेक्टर को सिक बनाया जाता है, जिससे कि ये बात उठे कि भाई पब्लिक सेक्टर चल नहीं सकता है और प्राइवेटाइजेशन करना जरूरी है। तो ये मेरा मानना है कि ये एक आइडियोलॉजिकल वो है कि हमें अपने देश में पब्लिक सेक्टर को किसी ना किसी ने दिखाना है कि ये काम नहीं, और ये सबसे बड़ा एडवर्टाइजमेंट है कि नेशनलाइजेशन ना हो। जब तक हम ये दिखाते रहेंगे कि पब्लिक सेक्टर सही ढंग से काम नहीं कर सकता, ऑप्टिमली काम नहीं कर सकता, तो फिर जब कोई प्राइवेटाइजेशन की वो नेशनलाइजेशन की बात ही नहीं करेगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये एक बहुत बड़ा आइडियोलॉजिकल इशू है कि हमें अपने देश को किस तरह से चलाना है। खासकर पैंडेमिक ने दिखाया है कि कलेक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, तो पब्लिक सेक्टर द कलेक्टिविटी, और कलेक्टिविटी का रोल और कैसे बढ़े ये हमें सोचना है। पब्लिक सेक्टर को सुचारू रूप से कैसे चलाएं, जिससे आगे जब कोई आपदा आए तो उस समय हमारे पास रिसोर्सेज कहाँ से आए, कैसे सरकार मैनेज करे। तो अगर हम सारा जब पब्लिक सेक्टर जब खत्म करते चले जाएंगे तो नेचुरली फिर जब आने वाले आपदा में सरकार के पास इंस्ट्रूमेंट्स नहीं बचेंगे जब पब्लिक को सपोर्ट देने के लिए। अरुण भाई साहब, लास्ट वर्ड आपसे, वही जो आतमजीत ने सवाल उठाया कि वेलफेयर स्टेट की बात कौन करेगा, क्योंकि एक आसान सवाल यह है कि रोटी नहीं मिलेगी तो केक खा लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आतमजीत पूछ रहे हैं कि वेलफेयर स्टेट का फिर कंसेप्ट क्या रहेगा अगर आप पब्लिक सेक्टर को या उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि हमारी नीतियां बिल्कुल टॉप डाउन नीतियां हैं, बॉटम अप नीतियां नहीं रही हैं। जबकि आजादी के समय हमने ये सोचा था कि बॉटम अप अप्रोच रहेगा, गांधी जी का यही बॉटम अप अप्रोच था कि अंतिम व्यक्ति की तरफ हम ध्यान दें, लेकिन हमने वो किया नहीं है। और यही एक समस्या रही हमारे देश में, और इसीलिए असंगठित क्षेत्र बड़ी बुरी तरह पिट रहा है। जैसे कि जीएसटी है, उसमें असंगठित क्षेत्र पिटेगा ही पिटेगा। तो जीएसटी हमारे देश के लिए बिल्कुल सही नहीं है, थ्योरेटिकली भी और प्रैक्टिकली भी, दोनों तरह से वो सही नहीं है, लेकिन हमने उसको लागू कर दिया। अब दूसरी बात रही कि जैसे जब पब्लिक सेक्टर की जरूरत क्या पड़ती है, हमारा देश बहुत गरीब है, वहां पे आम जो व्यक्ति है वो मार्केट से वो सुविधाएं नहीं ले सकता है जो कि वो सरकार को प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। तो इसी को हम बोलते हैं मार्केट फेलियर। ऑप्टिमाइजेशन की जब बात होती है तो यही आता है कि ऑप्टिमाइजेशन में जब मार्केट फेल करेगा तो सरकार का इंटरवेंशन बहुत जरूरी होता है। तो वो चाहे शिक्षा में हो, वो चाहे स्वास्थ्य में हो, वो चाहे जहां इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल हो, वो चाहे पब्लिक गुड्स में हो, वो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। तो ये यहाँ पे ही नहीं, सिर्फ वेस्ट में भी ये देखा गया। तो मैंने अपनी जब ब्लैक इकोनॉमी वाली किताब में बताया था कि 1870 में अगर आप देखें तो स्टेट का इंटरवेंशन जो इकोनॉमी में होता था 13% होता था एडवांस कंट्रीज में, और बाय 1970 वो 45% हो गया, क्योंकि वहां पे भी मार्केट फेलियर बहुत बड़े लेवल पे आया। तो जहां जहां आपका मार्केट फेलियर होगा तो वहां पे जो स्टेट का इंटरवेंशन बहुत जरूरी है, और इसी को वेलफेयर स्टेट का जो है वो कहा गया है कि वेलफेयर स्टेट की जरूरत पड़ती है, कि बिना वेलफेयर स्टेट के आज मॉडर्न इकोनॉमी काम नहीं कर सकती है। तो ये तो एडवांस कंट्रीज की बात है। हमारे यहाँ जहाँ गरीबी बहुत ज्यादा है वहां तो स्टेट का इंटरवेंशन और भी ज्यादा जरूरी है, स्टेट के पास रिसोर्सेज आना जरूरी है। लेकिन काले धन की अर्थव्यवस्था के चलते हुए स्टेट के पास रिसोर्सेज भी कम हो जाते हैं, करप्शन के चलते हुए वहां पे इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं होता है, पॉलिसी फेलियर होता है। तो हमें ये सब रिफॉर्म करना चाहिए, ना कि उनको जब प्राइवेटाइज कर देना चाहिए, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन में सोल्यूशन नहीं है। तो हम कहते हैं कि बदलाव लाना चाहिए, पर बदलाव किस तरह का हो? प्राइवेटाइजेशन कोई वो बदलाव नहीं है जिससे गरीब को फायदा होगा। और जैसे कि दिल्ली का जो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे दिखाता है कि 90% जो दिल्ली के परिवार हैं वो 25,000 रुपए से कम खर्च करते हैं। तो 25,000 रुपए से कम खर्च करते हैं मतलब उनके पास क्षमता नहीं कि वो प्राइवेट सेक्टर में जाके वो अपना जो चीजें ले सकें। तो मेरा मानना है जहां देश में 70-80% गरीबी है, मैंने ये नहीं कहा था कि अति गरीब जो है वो हो सकता है 22% हो, लेकिन अगर आप जो गरीबी की रेखा से 5 रुपए या 10 रुपए ज्यादा कमाते हैं प्रतिदिन, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अमीर हो गए हैं, आप फिर भी गरीब हैं। तो जिस देश में 70-80% लोग गरीब हैं तो वहां पे आपको स्टेट को बहुत सारे इंटरवेंशन करने की जरूरत है, लेकिन ढंग से इंटरवेंशन, वहां पे अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है। जो असंगठित क्षेत्र है उसमें उनको एम्पावर करने की जरूरत है, तब जाके ये सक्सेसफुल होगा। तो मेरा मानना है कि जो दिशा हमने लिया वो सही नहीं है, वो चेंज है लेकिन वो सही दिशा में चेंज नहीं है जिससे कि देश खुशहाल बन पाए। जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।